नमस्कार दोस्तों, आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं खिलजी वंश की। 1290 से 1320 ईस्वी तक का वो दौर, सिर्फ 30 साल का शासन, लेकिन इसका असर ऐसा था जो सदियों तक गूंजता रहा। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ उभर कर आता है ना, वो ये है कि आखिर कैसे एक अजेय सैन्य शक्ति महज 30 सालों के अंदर पूरी तरह से पागलपन और पतन का शिकार हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की उस लोहे जैसी सख्त मुट्ठी से लेकर मुबारक खिलजी की अजीबोगरीब हरकतों तक का सफर किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो हमारी शुरुआत होती है द ट्रेचरस एसेंट, ब्लड एंड बिट्रेयल से, यानी विश्वासघाती उदय, जिसमें खून और धोखा दोनों शामिल थे। 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गद्दी तो हासिल कर ली थी, लेकिन 1296 आते आते पासा पूरी तरह पलट गया। और पासा पलटने वाला कोई बाहरी इंसान नहीं था। हाँ, वो था जलालुद्दीन का अपना ही भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बचपन का नाम अली और गुरशस्प था। उसने कड़ा माणिकपुर, जिसे आज हम प्रयाग के पास का इलाका मानते हैं, वहां जलालुद्दीन की बेरहमी से हत्या कर दी और दिल्ली की सत्ता हथिया ली। गद्दी पर बैठते ही उसने पूर्ण सत्ता का एक बहुत ही क्रूर विजन सामने रखा। और यहीं से शुरू हुआ द आयरन फिस्ट एंड द लेजर, मिलिट्री एंड मार्केट्स का एक बेहद सख्त दौर। अलाउद्दीन का विजन एकदम साफ था। दिल्ली में सबसे बड़ी स्थायी सेना खड़ी करनी थी, वो भी नकद वेतन पर। घोड़े दागने और सैनिकों का हुलिया दर्ज करने जैसी सख्त प्रथाएं शुरू हुईं। लेकिन इतनी बड़ी सेना को नकद वेतन देना, इस भारी भरकम खर्चे के लिए पैसा कहां से आता था? इसका बहुत सीधा और क्रूर तरीका निकाला गया। जमीन के टैक्स को बढ़ाकर सीधे उपज का 50% कर दिया गया। मतलब किसानों की आधी फसल सीधे सरकारी खजाने में जाने लगी। और बात सिर्फ किसानी टैक्स तक नहीं रुकी। युद्ध के दौरान जो लूट का धन मिलता था ना, जिसे खम्स कहते थे, पहले उसमें सुल्तान का हिस्सा 1/4 हुआ करता था। अलाउद्दीन ने इसे रातों रात बढ़ाकर 3/4 कर दिया। बाप रे, हर मुमकिन जगह से बस पैसा निचोड़ा जा रहा था। ऐसा लगता है जैसे खजाना भरने की कोई होड़ मची हो। बिल्कुल सही कहा। जो मिल्क, इनाम और वक्फ की जमीनें थीं, उन्हें वापस छीनकर खालसा यानी क्राउन लैंड बना दिया गया। और तो और दुधारू पशुओं पर चराई कर और झोपड़ियों या घरों पर गड़ी कर भी ठोक दिया गया। और जो बाजार नियंत्रण की नीतियां थीं, वो तो सच में खौफनाक थीं। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कम तौलने वाले व्यापारी के शरीर से मांस काट लेने का आदेश था। क्रूरता के सारी हदें पार थीं। ये मूल्य नियंत्रण प्रणाली बेईमानी रोकने के लिए खौफ का एक सीधा औजार थी। इस डर ने बाजार में ऐसा अनुशासन ला दिया जो इतिहास में शायद ही कभी दिखा हो। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एक बहुत तगड़ी नौकरशाही बनाई गई। सबसे ऊपर दीवाने रियासत, जो मार्केट कंट्रोलर था, फिर शहनाए मंडी या सुपरिंटेंडेंट, उसके नीचे मार्केट इंस्पेक्टर यानी बरीद, और सबसे नीचे लेकिन सबसे खतरनाक मुन्हियान यानी सीक्रेट जासूस। सुल्तान तक हर छोटी बड़ी खबर पलक झपकते पहुंच जाती थी। अब आते हैं द स्वॉर्ड एंड द स्टोन आर्किटेक्चर एंड डिफेंस पर। अंदर इतनी सख्ती थी, लेकिन बाहर से भी साम्राज्य को बड़े खतरों का सामना करना पड़ रहा था। सही कहा, 1297 से 1306 के बीच, यानी महज 10 सालों के अंदर मंगोलों ने 6 बार भयंकर आक्रमण किए। कादर खान से लेकर कबाक और एक बालमन तक हमले लगातार हो रहे थे, लेकिन अलाउद्दीन की उस खूंखार सेना ने हर बार इन आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। ये बात सच में हैरान करती है कि एक तरफ लगातार युद्ध चल रहे थे, बाजारों में खौफ का माहौल था, और दूसरी तरफ बेमिसाल इमारतों का निर्माण भी हो रहा था। वास्तुकला के प्रति उसका ये प्रेम साफ दिखाई देता है। जमियत खाना मस्जिद, सीरी का किला, 1000 सुतून यानी 1000 खंभों वाला महल, और अलाई दरवाजा, जिसे तो इस्लामी वास्तुकला का रत्न ही माना जाता है, ये सब उसी अशांत दौर में बनाए जा रहे थे। इन लगातार जीतों और निर्माण कार्यों ने अलाउद्दीन का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। वो खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि मानने लगा था, डिवाइन राइट थ्योरी। उसने बाकायदा सिकंदर ए सानी यानी दूसरे सिकंदर की उपाधि धारण कर ली और विश्व विजय का सपना लिए अपने सबसे खास सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण भारत फतह करने के लिए भेज दिया। खैर, इन युद्धों और कड़े टैक्स की बातों से थोड़ा हटकर अब बात करते हैं द कल्चरल डायमंड अमीर खुसरो की। एक ऐसा सांस्कृतिक पुनर्जागरण जो उसी दरबार के भीतर आकार ले रहा था। और इस पुनर्जागरण के केंद्र में थे महान अमीर खुसरो।
इतिहास के पन्नों में उन्हें तूतिए हिंद यानी भारत के तोते की उपाधि दी गई है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य और एक ऐसे प्रतिभाशाली इंसान जिन्होंने बलबन से लेकर कई सुल्तानों के दरबार का दौर अपनी आंखों से देखा। उनका योगदान तो आज भी हमारे बीच पूरी तरह से जिंदा है। भारतीय संगीत और साहित्य में उनकी छाप बेजोड़ है। बिल्कुल, सितार और तबले का आविष्कार उन्हीं के नाम है। कव्वाली गायन को उन्होंने ही लोकप्रिय बनाया। उन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। उन्होंने तिलक, सासगिरी और सरपरदा जैसे नए राग बनाए और दीवान, नुहे सिपियर, आशिका जैसी कई लाजवाब रचनाएं लिखीं। कला के क्षेत्र में ये वाकई ही एक सुनहरा दौर था। लेकिन जैसा कि इतिहास का नियम है, कोई भी शिखर हमेशा के लिए नहीं होता। हम आते हैं द बिजार कोलैप्स मुबारक खिलजी पर। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही उस मजबूत साम्राज्य की नींव दरकने लगी। गद्दी पर बैठा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, और यहीं से एक ऐसे पतन की शुरुआत होती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जहां पहले खौफ और कड़ा अनुशासन था, वहां अब अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो गईं। पूरी तरह से अराजकता। गद्दी पर बैठते ही उसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। उसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी और वो अक्सर दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर आ जाता था। साम्राज्य की सारी गरिमा मजाक बनकर रह गई थी। उस दौर के प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किताब तारीख़ फिरोजशाही में यहाँ तक लिखा है कि मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। ये कल्पना करना भी मुश्किल लगता है कि इतने बड़े साम्राज्य का सुल्तान दरबार में ऐसी हरकतें करता था। ये कंट्रास्ट सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी लोहे जैसी मुट्ठी और सख्त संगठन ने एक अजेय साम्राज्य खड़ा किया था, और दूसरी तरफ मुबारक खिलजी, जिसका शासन पूरी तरह से अस्त व्यस्त, अजीबोगरीब और बिना किसी मर्यादा के था। महज कुछ ही सालों में हालात जमीन आसमान की तरह बदल गए। एक मजबूत सैन्य मशीन सीधे पागलपन की स्थिति में आ गिरी, और इस पागलपन का अंजाम वही हुआ जो कमजोर शासकों का होता है। 15 अप्रैल 1320 को मुबारक की ही वजीर खुसरो खां ने उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद खुसरो खां खुद गद्दी पर बैठ गया और उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ले ली, और इसी के साथ महज 30 साल में खिलजी वंश का हमेशा के लिए अंत हो गया। तो आखिर में ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या पूर्ण और निरंकुश सत्ता अपने ही विनाश और अराजकता के बीज लेकर पैदा होती है? अलाउद्दीन का वो अभेद्य साम्राज्य इतनी जल्दी ताश के पत्तों की तरह कैसे ढह गया? ये इतिहास का एक ऐसा सबक है जो काफी समय तक सोचने पर मजबूर करता है। हमारे इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।